बच्चों शुरू करते हैं। तो हम लोग फिज़िक्स की शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th में। तो सबसे पहले हमें जब जो पोर्शन कंप्लीट करना है, सो दैट इज़ यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, है ना, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। अच्छा, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट को आप यूनिट एंड डायमेंशन भी कह सकते हैं। तो दोनों शब्दों से आपका परिचय होना चाहिए। यूनिट एंड मेज़रमेंट लिखा हो या फिर आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन लिखा हो, एक ही बात है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। चलिए, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। अब देखिए क्या है कि ये जो पूरा पोर्शन है जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात हो रही है, तो एक हिस्सा यूनिट्स है बच्चों, है ना। यूनिट्स को हम अलग समझेंगे, यूनिट्स का मीनिंग क्या है, और फिर इसमें एक पार्ट होता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो चूँकि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि 10th पास करके आए हैं, 11th में है, या हो सकता है रिपीट भी कर रहे हो 12th के बाद, तो यूनिट्स तो सब लोग समझते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट माइट भी ये जो डायमेंशनल पार्ट है ये आपके लिए नया है ना। तो मैं शुरुआत से एकदम बेसिक करके एक एक करके आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो बच्चों, जब हम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं तो एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करेंगे यूनिट डायमेंशन, ताकि आपको सब चीज़ें ठीक से समझ में आए। तो यूनिट डायमेंशन को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। से मैंने एक लंबी सी रॉड बना दी, और ये जो रॉड है, दिस इज़ अ रॉड। अब ये रॉड किसी भी मटेरियल की हो सकती है। तो इस रॉड की जाहिर सी बात है, एक लेंथ होगी, एक इसका मास होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ से 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर लंबी रॉड है। तो इसकी लेंथ को हमने L लिख दिया, सो दिस इज लेंथ। तो ये हो गई हमारी बच्चों लेंथ। गौर से समझिएगा सारी बातों को। अब क्या है कि इसके बगल में हमने एक व्यक्ति को बनाया, सो दिस इज अ पर्सन। तो ये जो व्यक्ति है, मान लेते हैं ये काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है, तो ये काफ़ी हैप्पी है ना, सो दिस इज़ अ हैप्पी पर्सन। दुखी भी हो सकता है, तो मैंने हैप्पी लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछे कि ये जो रॉड है और ये जो व्यक्ति है, तो रॉड के लिए रॉड की एक क्वालिटी कहें या रॉड की एक प्रॉपर्टी कहें, तो जैसे आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टी ऑफ रॉड, तो रॉड की एक प्रॉपर्टी हमने कहा कि साहब लेंथ एक प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल, लेंथ एक प्रॉपर्टी है। और इस लेंथ की वैल्यू आपने लिख दी कि साहब ये 1 मीटर, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब पूछें कि साहब ये जो व्यक्ति है जिसको आप बता रहे हैं काफ़ी खुश है, तो इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी क्या है? तो से हैप्पीनेस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो ये हैप्पीनेस हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब ये सब कार्यक्रम करने का मेरा उद्देश्य ये है ताकि आपको हम लेंथ और हैप्पीनेस में एक बेसिक डिफरेंस समझा सकें, है ना। तो लेंथ और हैप्पीनेस का बेसिक डिफरेंस क्या है, ज़रा इसको देखो। जैसे पूछा जाए कि इस रॉड की लेंथ क्या है, तो रॉड की लेंथ आपने कहा 1 मीटर। तो जो रॉड की लेंथ है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। से 1 इज व्हाट, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो रॉड की लेंथ की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर इज़ द यूनिट, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। अब पूछा जाए कि ये व्यक्ति, इसकी हैप्पीनेस बताओ कितनी है ना, हाउ मच हैप्पी। मतलब अब जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों हैप्पी हैं, तो सबकी हैप्पीनेस तो अलग अलग होगी। तो अगर हैप्पीनेस को काउंट करना है तो आप कैसे काउंट करेंगे? छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, हो गया, ठीक है, बंद कर दीजिए। तो अगर हमें इसकी हैप्पीनेस को काउंट करना है तो इसकी हैप्पीनेस को काउंट कैसे करेंगे? तो इसकी हैप्पीनेस को काउंट करना है तो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, जैसे ये कहा जा सकता है कि सर एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा खुश है, एक व्यक्ति थोड़ा कम प्रसन्न है ना। लेकिन कोई कहे नहीं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बताइए कि अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों ही ज़्यादा खुश हैं, तो उसमें किसकी हैप्पीनेस ज़्यादा, किसकी कम? तो इसका कोई मापदंड नहीं है बच्चों, है ना। हैप्पीनेस को आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं काउंट कर सकते, है ना।
कोई कहें कि साहब, हम बोलें कि साहब इसका हैप्पीनेस से 5 यूनिट है या इसका हैप्पीनेस 10 यूनिट है, तो ऐसा तो हैप्पीनेस का तो कोई यूनिट होता नहीं है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है बताना। ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत खुश है या कम हैप्पीनेस है उसकी, या ज़्यादा है, या दो लोगों में कंपेयर थोड़ा बहुत किया जा सकता है, बट उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएट नहीं कर सकते। यही इस पूरे प्रसंग का यही मतलब है कि आपको ये समझाया जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर क्लासीफाई करें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं विच कैन नॉट हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू, उन्हें नंबर से नहीं मेजर कर सकते, है ना। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और फॉलोइंग बाय फिर यूनिट भी होता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें यूनिट नहीं होती, केवल नंबर ही होती है ना। जैसे अभी हम लोग करेंगे आगे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो मेन जो आपको ये सारा कार्यक्रम बताने का उद्देश्य है वो इतना ही सा है कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ which can be associated with numbers and some properties cannot be associated with numbers। ठीक है, तो बच्चों जो प्रॉपर्टीज़ नंबर से एसोसिएट होती हैं, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़। और जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में नहीं ला सकते। जैसे से कंसीडर अ फ्लावर, तो फ्लावर का वजन, है ना, उसका मास, ये सब तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। लेकिन फ्लावर की खुशबू, अब बोले साहब इसकी खुशबू कितने यूनिट है, तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। तो जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से या मेज़रमेंट से क्वांटिफाई किया जाए, उसकी नंबर एक लिखी जा सके, है ना, दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको क्वांटिफाई ना कर सकें, क्वांटिटी ना बता सकें, वो फिज़िकल क्वांटिटी के दायरे से बाहर है ना। तो बच्चों नोट करेंगे, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है बच्चों? एक फिज़िकल क्वांटिटी है। लेकिन हैप्पीनेस क्या है? चूँकि इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। तो ये एक बेसिक फ़र्क है, इसको हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं मान सकते। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल क्वांटिटी एंड अ क्वांटिटी विच इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, और जो अदर देन फिज़िकल क्वांटिटी है इसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो चाहे तो हम लोग एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब क्या है। तो बच्चों कॉपी में हेडिंग डालिए फिज़िकल क्वांटिटी। तो देखें फिज़िकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। तो बच्चों ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं विच कैन बी क्वांटिफाइड बाई सम मेजरमेंट, है ना। तो बस इतना छोटा सा है, 2 लाइन लिख लो कि फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मैटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ सम ऑब्जेक्ट which can be quantified मतलब जिसको मेज़र किया जा सके by some measurement, है ना। तो बच्चों ये ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसका मेजरमेंट, जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं बाई सम मेजरमेंट। ठीक, तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब जैसे इसमें कुछ चाहे तो एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल की कोई गिनती नहीं है, फिर भी 2-4 लिख लीजिए। जैसे अगर पहला एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लेंथ ही लिख सकते हैं, है ना। तो लेंथ सम ऐसे लिख सकते हैं, सम लैम्डा मीटर सेंटीमीटर एंड सो ऑन। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप मास लिख लीजिए, तो मास को भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं,
से 10 kg 20 kg लाइक दैट। फिर आप चाहें तो वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम हो गया से 50 मीटर क्यूब। तो इस तरह से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएटेड कर सकें, दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक यहाँ पे चाहो तो लिख लो सरल भाषा में कि कैन बी एसोसिएटेड विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये रहा हमारा फिजिकल क्वांटिटी का मतलब। अब देखिए, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में आती है तो नंबर तो होना एकदम मस्ट है, बट कभी कभी क्या होता है यूनिट नहीं भी हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है। अच्छा, कभी कभी यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी हो सकता है। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इफ़ वी want to classify this physical quantity, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो 3 हिस्से क्या हैं देखो, तो एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें तीनों टाइप की क्वांटिटी लिखते हैं। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो बच्चों, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आए। तो वही एक बार मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लें ताकि ध्यान में रहे। बच्चों, ये सब देखो बेसिक चीज़ें हैं, जब आप बहुत अच्छा पढ़ लेंगे तो फिर आपको लगेगा यार ये सब क्या है, बट इनिशिएशन तो छोटी चीज़ से ही होता है, तो सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। एक ऐसा भी हो सकता है बच्चों जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो रही ही रहे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी आ जाए। फिर एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, एक ऐसी भी क्वांटिटी हो सकती है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो रहे, फिर उसके साथ साथ यूनिट भी रहे, और फिर उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रहे। मैं देखो डायमेंशन लिख रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन भी रहे, तो ये भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों अगर हम गौर से देखें तो आप चाहें तो एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ऐसे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर एग्जाम्पल देखें तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर आप चाहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्यों रहती है, यूनिट क्यों नहीं आता है, इसका एक बहुत सरल एक्सप्लेनेशन है। जैसे मान लेते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी को ही ले लें, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे हमारे पास बच्चों दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2। तो अगर ये पूछा जाए कि रिलेटिव डेंसिटी बताइए, रिलेटिव डेंसिटी बताइए ऑफ सब्सटेंस 1 विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस 2, तो आप कैसे लिखते हो, उसको कैसे लिखोगे? तो इसका आंसर होता है, जब कोई भी चीज़ रिलेटिव करके लिखी जाती है तो उसमें हमेशा दो हिस्से होते हैं। तो अगर सब्सटेंस 1 की रिलेटिव डेंसिटी लिखनी है सब्सटेंस 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चों आपको डेंसिटी लिखनी होगी पहले सब्सटेंस 1 की, और फिर डिवीज़न करना होगा, और फिर डेंसिटी लिखनी होगी सब्सटेंस 2 की। अब तुम खुद से सोचो, जैसे डेंसिटी है, मान लीजिए सब्सटेंस 1 की डेंसिटी है कुछ लैम्डा kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब,
और जो डेंसिटी सब्सटेंस 2 की है दैट इज़ म्यू kg/m³। तो ये ऊपर और नीचे का तो सेम यूनिट है ना, तो कैंसिल होना ही है। तो अगर फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो λ/μ बचेगा, कोई यूनिट तो नहीं आएगा, है ना। तो पहली जो वैरायटी है या फर्स्ट वो जो पार्ट जो क्लासिफिकेशन में हमने सीखा कि कुछ ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं विच हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू के मैंने 2-3 एग्जांपल बताए, और भी जब आप आगे फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि अभी तो आप फिजिक्स शुरू ही कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ यूनिट डायमेंशन, बट जो क्वांटिटीज़ हैं उनसे आपका परिचय तो अभी है नहीं उतना, जैसे हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो सकता अभी सीखे हो। तो ये पहली वैरायटी हो गई जिसमें यूनिट ही नहीं है। अच्छा, अब जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें यूनिट भी हो और साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ऐसी तो कई सारी हो सकती हैं। जैसे लेंथ को ही पकड़ लेते हैं, है ना, तो लेंथ लिख दिए जैसे 2 मीटर या समथिंग कुछ भी लिख दीजिए। फिर स्पीड को देख लीजिए तो उसको लिख दिया 3 मीटर/सेकेंड। तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर/सेकेंड उसका यूनिट है। तो देयर आर इनन्यूमरेबल सच क्वांटिटीज एग्जिस्ट। अब ऐसी बात कर रहे हैं कि साहब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, यूनिट भी हो, डायरेक्शन भी हो। अब इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन का क्या लॉजिक है। अब देखो समझो जरा डायरेक्शन का क्या लॉजिक है। जैसे एक टर्म है डिस्टेंस, जैसे सपोज 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो समझ लीजिए डायरेक्शन का क्या मतलब है। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज है तो आप डायरेक्शन समझते होंगे, बट अगर नहीं भी है तो देख लीजिए डायरेक्शन का क्या मतलब है। जैसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो हम क्या करें कि ए से बी को ज्वाइन कर दें। क्या करें कि ए से बी को ज्वाइन कर दें। तो ए से बी को ज्वाइन किया हमने, तो क्या बात है, अच्छा ज्वाइन नहीं हो रहा है, इससे होता है क्या? चलो ठीक, हाँ चलो अभी ठीक रहा, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो ए से बी को ज्वाइन कर दिए। मान लीजिए बीच का इनका सेपरेशन है 5 मीटर। इनका जो है बीच का सेपरेशन है से 5 मीटर। अब आप इस बात को समझें कि बीच का सेपरेशन 5 मीटर है। अब हमको ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाना है तो ए से बी मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये बच्चों हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी तक पहुंचने के 36 रास्ते, चाहे जैसे चले जाओ। एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, और एक जो मैंने आपको येलो कलर से ड्रॉ करके दिखाया ये भी एक रास्ता है, ठीक है। तो आप कोई व्यक्ति है विच इज स्टैंडिंग ऑन ए एंड वांट्स टू मूव टू अ पॉइंट बी, तो इट कैन मूव थ्रू एनी पाथ फ्रॉम ए टू बी। अब इससे पूछेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग आएगी, से d1। ये बोलेगा सर हमारी डिस्टेंस तो अलग है, ये कहेगा हमारी भी डिस्टेंस अलग है, और ये कहेगा हमारी डिस्टेंस भी अलग है। सबकी डिस्टेंस कैसी होगी, अलग अलग होगी ए से बी तक पहुंचने में। लेकिन एक टर्म है डिस्टेंस और एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको ए से बी तक जाना है तो आपको ए से बी को डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि से ये डायरेक्शन है वेस्ट और ये डायरेक्शन है ईस्ट। तो अगर हम डायरेक्शन के टर्म में देखें कि डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो देखो जरा गौर से, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई। एनीवेज, तो जैसे अगर पूछें कि डिस्टेंस बताइए बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस का तो कोई एक फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति चल रहा है वो किस दूरी किस रास्ते से जा रहा है उसके हिसाब से डिस्टेंस तय होगी। किसी के हिसाब से डिस्टेंस बच्चों d1 है, किसी के हिसाब से d2 है, किसी के हिसाब से d3 है, d4 कुछ भी हो सकता है। तो वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये डिस्टेंस क्या है, डिपेंड करती है पाथ पर, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक जब टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस एक टर्म है और डिस्प्लेसमेंट दूसरा टर्म है। तो ऐसे आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए फ्रॉम ए टू बी,
पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट बताइए फ्रॉम ए टू बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप 5 मीटर्स लिखोगे और 5 मीटर लिखोगे और ऐसे लिखोगे टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वेस्ट। मतलब अगर डायरेक्शन भी लिखना हो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं 5 मीटर जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, बी मिल जाता है। ठीक, तो इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप सीखें, जैसे पूछा कोई कि डिस्प्लेसमेंट साहब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट में देखोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, एक उसका यूनिट भी है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब क्या है, ये डायरेक्शन भी हो गई। तो यही बेसिक थोड़ा सा समझना है हमें कि एक वैरायटी है हमारी जिसमें कोई यूनिट ना हो, केवल नंबर हो। दूसरे में जैसे लेंथ, स्पीड, ये सब क्या है, मीटर पर सेकेंड, या सॉरी इनमें क्या है कि नंबर भी है और यूनिट भी है। और जो आखिरी है वो है हमारा जिसमें नंबर हो, यूनिट भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो ये बेसिक हो गया। अब इस बेसिक के अलावा जैसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। देखो एक चीज़ आपको और समझाते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का एक क्लासिफिकेशन तो अभी हमने सीखा जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन के बेसिस पे था। एक और क्लासिफिकेशन होता है। एक और क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो अगला क्लासिफिकेशन अगर हम समझें फिजिकल क्वांटिटी का, तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप चाहें तो नोटबुक में लिख लीजिए कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, तो इसके लिए क्या करना है कि एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, देन वी विल लर्न कि क्या क्लासिफिकेशन है। देखो क्या क्लासिफिकेशन है, चलो स्पीड को ही पकड़ लेते हैं। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ साहब है, मान लेते हैं साहब स्पीड लिखिए 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ये मीटर है लेंथ का यूनिट और सेकेंड है आपका टाइम का यूनिट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब अगर स्पीड को हमको डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट रहता है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम, तब हमारा स्पीड निकलता है। दो में से एक भी पैर गायब हो जाए तो स्पीड भी गड़बड़ा जाएगा। तो हम जब स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल, इस फॉर्मूले को लिखते हैं ऊपर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसको लिखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं टाइम को। ठीक है बच्चों, तो स्पीड हो गया। तो स्पीड की वैल्यू बताने के लिए तुम्हारे पास डिस्टेंस भी होनी चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपसे ये पूछें कि साहब डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, कोई भी लेंथ। ठीक है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है और टाइम तो खैर टाइम ही होता है। अब जैसे आपसे पूछें कि ठीक है स्पीड का आपने ये फॉर्मूला बता दिया, क्या टाइम का फॉर्मूला होता है कुछ? टाइम क्या है? टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है, टाइम तो हमेशा गिवन रहता है। ऐसे ही क्या लेंथ का कोई फॉर्मूला है? तो लेंथ का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंथ भी गिवन रहती कि भाई 10 मिनट में इतना चले, तो बताइए क्या है स्पीड, तो लेंथ भी गिवन रहेगी, यानी डिस्टेंस गिवन रहेगी, टाइम भी गिवन रहेगा। तो अगर हम डिस्टेंस और टाइम के लिए देखें तो
कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ये तो हमेशा गिवन रहेंगे, नॉट एनी फॉर्मूला। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, कोई कहे कि साहब देखिए ऐसा है कि v अगर स्पीड हम माने और डिस्टेंस को चलो d पकड़ लेते हैं, टाइम t हो गया, तो सर डिस्टेंस का भी तो फॉर्मूला है v इंटू टी। तो इस फॉर्मूले में जो v है वो तो डिस्टेंस और टाइम पे ही ना डिपेंडेंट है। तो v कोई एक मौलिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, उसका तो जो अस्तित्व है वो अस्तित्व डिस्टेंस और टाइम पे ही टिका हुआ है। तो बिना डिस्टेंस और टाइम के तो v आएगा ही नहीं। तो कोई कहे नहीं साहब डिस्टेंस का भी तो फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना, समय तो ये फॉर्मूला तो है। लेकिन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें जिस क्वांटिटी को यूज़ किया गया है उसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक डिस्टेंस और टाइम ना हो। मेरी बात को समझिएगा। तो टाइम एक अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये जो स्पीड है वो एक दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में क्या अंतर है? क्या आपको कोई अंतर लगता है? अंतर है बच्चों। अंतर ये है कि एक ये जो टाइम और डिस्टेंस वाली जो वैरायटी है ये क्या है, फंडामेंटल है। यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए या ऐसे कह लें कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम टाइम है, डिस्टेंस डिस्टेंस है, और ये दोनों, या डिस्टेंस कह लें या लेंथ कह लें, लेंथ कह लेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि अभी हम लोग लेंथ पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो डिस्टेंस की जगह चलो मैं लेंथ लिखता हूँ। जैसे एक रॉड का लेंथ तो आपको स्केल से नापना पड़ेगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कितना मास हो और ऐसा हो वैसा हो, तो वो स्केल से मेजर करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। हाँ, लेंथ पता हो, टाइम पता हो तो क्या हो सकता है कि आप और दुनिया भर की क्वांटिटीज़ बता सकते हैं, जैसे स्पीड बता सकते हैं, है ना। फिर ऐसे ही मान लीजिए हम कहें कि एक डब्बा है, एक बच्चों छोटा सा डब्बा है, तो एक डब्बा बना लेते हैं। ये एक डिब्बा बना दिया मैंने। अब इस डिब्बे को मान लेते हैं, चलो ये डिब्बा एक क्यूब है। क्या है, ये डिब्बा एक क्यूब है, और इस छोटे से डिब्बे की हर जो साइड की लेंथ है से वो 5 मीटर है, इसका क्यूब। तो ये जो छोटा सा डब्बा है, इस डिब्बे का वॉल्यूम पूछा जाए आपसे, कहें कि साहब वॉल्यूम बता दीजिए क्यूब का क्या है, तो आप क्या करोगे कि इसकी जो 5 मीटर लेंथ है, तो लेंथ ऑफ वन साइड कह लो या एज कह लो, उसका क्यूब करोगे। तो अगेन लेंथ है एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी है वॉल्यूम। क्या दोनों में फ़र्क है? फ़र्क है। अगर लेंथ को आप L लिख रहे हो तो वॉल्यूम क्या है, L क्यूब है। तो अगेन वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ, बट लेंथ क्या है, फंडामेंटल इन नेचर। डिब्बा होगा तो उसकी लेंथ होगी, तो लेंथ तो स्केल से ही ना पता चलेगी। तो लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जरूर लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें यही सीखना है कि एक वैरायटी है या एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, और जो दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। जैसे कि अभी ऊपर देखा था स्पीड, फिर ये देख लिया वॉल्यूम। तो दो वैरायटी हो गई, एक हो गया फंडामेंटल और एक हो गया डिराइव्ड। तो जो डिराइव्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है, अगर हम इसको डिराइव्ड कहें तो डिराइव्ड को किससे डिराइव्ड मतलब जहाँ से जनरेट हो, है ना। तो उसका उद्गम क्या है, उसका बेस क्या है, या उसका फंडामेंटल क्या है। तो वॉल्यूम अगर डिराइव्ड है तो उसका बेस क्या है, बेस है लेंथ बच्चों। लेंथ पता होने से वॉल्यूम पता चलता है। तो यही फ़र्क है, यही फ़र्क है बेस फंडामेंटल, बेस या फंडामेंटल भी कह सकते हैं, और दूसरा है जो उनसे डिराइव्ड हो, उनसे जनरेट हो, तो उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, एक और वैरायटी है, एक और वैरायटी क्या है, थोड़ा उसको भी समझ लो, फिर तीनों में लिखवा दूंगा, तीनों का मतलब। जैसे
एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चों समझिए। से ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति जो है, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस है, और कोई व्यक्ति ये से ओरिजिन है, ओरिजिन से ए पे चला गया। तो पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ, ये जो व्यक्ति पहले ओरिजिन पे खड़ा हुआ था अब पहुंच गया ए पे, तो ये बताओ कि ओ से ए तक पहुंचने में इसका रेफरेंस के साथ इसने कितना एंगल बनाया, या ओ ए जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की रेफरेंस से कितनी एंगल है। तो आप एंगल मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, थीटा, तो से थीटा इससे 70 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये 70 डिग्री हो गया, तो अगर ये 70 डिग्री हो गया तो क्या थीटा यानी कि एंगल एक न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएटेड है? हाँ है, थीटा क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएटेड है। तो थीटा का चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएशन हो गया, तो थीटा भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसका यूनिट क्या है, यूनिट है डिग्री या रेडियन, है ना। तो ये क्या हो गया, डिग्री हो गया, ये हो गया इसका यूनिट। तो थीटा में भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ साथ उसका यूनिट भी है। तो क्या थीटा यानी कि एंगल, ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनीशन जो है, डेफिनीशन क्या है, विच कैन बी क्वांटिफाइड बाय सम मेजरमेंट, जो एक एंगल से एसोसिएटेड हो। तो क्या ये थीटा किसी एंगल से एसोसिएटेड है? हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल एसोसिएटेड है। तो बिल्कुल एसोसिएटेड है, तो फिर थीटा यानी कि एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा बच्चों। एंगल भी क्या होगा, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब ये जो एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब आप ये बताएं कि अब जैसे एक तो हो गया फंडामेंटल, एक हो गया डिराइव्ड, एक होता है बच्चों सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री तीसरी जो वैरायटी है, तो ये तीसरी वैरायटी में आता है एंगल, है ना। ये जो एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी की एक थर्ड वैरायटी होती है, दैट इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए, तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल, इसको सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं, देखो इसका भी लॉजिक समझो। जैसे एंगल है बच्चों, ठीक है, अब जब हम एंगल की बात करते हैं, तो एंगल की बात करते हैं तो इससे कुछ और डिराइव नहीं होता है ना। एंगल मतलब एंगल है, हाँ, लेकिन एंगल किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से भी डिराइव नहीं होता। साहब मास है, लेंथ है ना, या टाइम है, तो एंगल है ना। मास टाइम लेंथ से इसका क्या मतलब है। तो ये किसी से डिराइव नहीं होता है और इससे भी कोई डिराइव नहीं होता है। अब जैसे इससे कोई डिराइव नहीं होता, ये कहना ठीक नहीं होगा। जैसे एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो वो जो है वो थीटा से डिराइव होती। तो मैं थोड़ा गलत बोल गया। तो जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर स्पीड हो गई, टॉर्क हो गया, तो वो थीटा से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो एंगल होती, क्योंकि किसी से डिराइव नहीं होती और बाकी मास, लेंथ, टाइम से थोड़ा सा अलग है। तो ये जो पूरा एनालिसिस हमने देखा, इसको अगर हम समराइज़ करें, बच्चों लिखते चले जाना सारा कुछ। अगर इसको हम समराइज़ करें तो उसकी समरी कैसे पड़ेगी, देखो। अगर इसको हम समराइज़ करें तो अगर हम बीचों बीच में लिखते हैं कि साहब फिजिकल क्वांटिटी, बीचों बीच में लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम करते हैं क्लासीफाई, उसको करते हैं क्लासीफाई। तो ये कैसे होगा क्लासीफाई, देखो। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम क्लासीफाई करते हैं
तो 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं ज़रा सीखें। तो जो पहला मेथड है या जो फर्स्ट वैरायटी है दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। तो लिखेंगे बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल की जगह आप बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी, है ना। फिर जो दूसरा है, जो दूसरी वैरायटी है दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी, और जो तीसरी और आखिरी वैरायटी है दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो आखिरी वैरायटी है दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर बच्चों ये 3 तरह से हम अपने फिजिकल क्वांटिटी के पूरे परिवार को विभाजित कर सकते हैं। एक है फंडामेंटल, एक है डेराइव्ड और एक है सप्लीमेंट्री। किसका क्या मतलब है अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल का मतलब हो गया कि जो किसी दूसरे से डेराइव नहीं होती, है ना। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल नेचर की होती है, नॉट डेराइव्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट डेराइव्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अच्छा, डेराइव्ड का मतलब क्या हुआ। तो जनरेटेड वर्ड थोड़ा ज़्यादा जेनरिक है, ज़्यादा समझ में आता है। या डेराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, है ना। जो बेस क्वांटिटीज होती है उनसे जनरेट होते हैं ये। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसमें फिर हम लोग एंगल को लिखते हैं। तो ये एंगल थोड़ा अलग, मतलब परिवार में होता है ना कि एक थोड़ा अल्ट्रा टाइप का है, तो वैसे ही एंगल समझ लीजिए। ठीक। तो ये हो गया एंगल। ओके। लेकिन ये सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी मानी जाएंगी क्योंकि सब में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जो यूनिट है वो ऑप्शनल है। इसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन भी ऑप्शनल है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू कंपलसरी है। अब चलो बात करते हैं हम लोग ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनकी बात करते हैं। लिखते चले जाना भाई। तो जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं वो कुल 7 तरह की होती हैं। हमें मूल कॉन्सेप्ट में भी इस बात को सीखना रहता है, यहाँ भी एक बार कर लेते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, या बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इनकी 7 वैरायटीज़ हैं। तो इनकी 7 वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं। देखो, मैं वैरायटी गलत बोल रहा हूँ, वैरायटी शब्द ठीक नहीं है मेरा, ये कुल 7 ही होते हैं। तो देयर आर ऑल टुगेदर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। तो हम 7 की लिस्टिंग कर लेते हैं और 7 के यूनिट्स भी देख लेते हैं। 7 के यूनिट्स रहते हैं, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी बिना यूनिट के नहीं रहती है, सब में यूनिट होता है। तो सबका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो बच्चों करना ये है कि कॉपी में एक सुंदर सा चार्ट बनाते हैं। ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ अ ब्यूटीफुल चार्ट। शुरुआत ही गड़बड़ा गई। सो लेट्स ड्रॉ अ ब्यूटीफुल चार्ट in which we are going to have all 7 fundamental quantities। तो पहला जो कॉलम रहेगा इसमें हमारे सीरियल नंबर चलेंगे। दूसरा जो कॉलम रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेस क्वांटिटी लिखेंगे। मेरा पेन कई बार धोखा दे रहा है। ठीक है। तो तीसरे में क्या करेंगे, उनके यूनिट्स लिखेंगे। तो यहाँ यूनिट्स लिखेंगे। फिर कई बार क्या होता है कि
या एक काम और कर सकते हैं, यूनिट का रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यूनिट का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। क्या हो रहा है ये, ठीक से चलो भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें। यूनिट का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। और एक आखिरी होता है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, पेन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ठीक है अब ठीक है चलो। तो मैं लिखता हूँ सारी चीज़ें, देन यू विल रियलाइज कि किसका क्या मतलब है। तो सीरियल नंबर तो सब लोग समझते ही है, बेस क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, जब बेस क्वांटिटी हो जाएगी तो सामने उसका यूनिट लिखा जाएगा। फिर सिंबल ऑफ यूनिट भी लिखेंगे, यूनिट के सिंबल को शॉर्ट, मतलब यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो सिंबल ऑफ यूनिट लिखा जाएगा। और आखिरी कॉलम में हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे चैप्टर के नाम में भी हमने अभी बात करी थी कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, तो डायमेंशन आपके लिए मे बी अ न्यू टर्म। तो अभी हम लोग इस न्यू टर्म को पुराना करते हैं, थोड़ी देर में समझ लेते हैं। तो देन यू विल रियलाइज कि डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक आ रहा है, लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती, मतलब तिरछी हो जाती। चलो अब ठीक है। तो कुल 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज 7। बच्चों हमेशा कॉपी जो है तुम्हारी एकदम ब्यूटीफुली क्यूरेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लग रहा है कि जैसे किसी ने भुगत दिया है, क्योंकि कॉपी से ही आगे सब पढ़ना है। सर आजकल तो पीडीएफ भी चल गया है, सर आजकल पीडीएफ भी चल गया है, हम कॉपी से काहे पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ेंगे। वी आर अल्ट्रा मॉडर्न न्यू एज स्टूडेंट, है ना। हम सब पीडीएफ छाप हैं, कॉपी वाले आप। बच्चों जो पीडीएफ छाप हैं वो पीडीएफ छाप ही रहेंगे, फिर आगे कुछ उनका होना नहीं है। तो सर आप बड़े पुराने ख्यालों के व्यक्ति लग रहे हैं। बच्चों नोट्स खुद से बनाओगे तभी ना तुम कुछ पढ़ने के लिए सिंसियरिटी है। नोट्स भी बनाने में तुम्हें शर्म आ रही है या संकोच है, कुछ और काम करो फिर। देखिए कितना सुंदर हो गया हमारा ये। तो बात ये हो रही है कि बेस क्वांटिटी सब लिख रहे हैं। तो पहला क्या है, पहला बेस क्वांटिटी है, चलो मास से शुरू कर लेते हैं। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, KILOGRAM। और इस किलोग्राम का जो सिंबल है दैट इज केजी। ठीक है, किलोग्राम का। अच्छा, मास का भी सिंबल हम लिख सकते थे, तो चलो यही सिंबल भी लिख देते हैं। मास को शॉर्ट में m कहेंगे। फिर दूसरा है लेंथ, इसको शॉर्ट में l कह देते हैं, स्मॉल l। तो इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर, तो इसको हम m कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मास का सिंबल है m और मीटर का भी सिंबल m है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मास, लेंथ, फिर होता है हमारा टाइम। तो टाइम का सिंबल है स्मॉल t और टाइम का यूनिट तो सब जानते ही हैं, सेकंड होता है प्यारे बच्चों। और रिप्रेजेंटेशन होता है सेकंड का स्मॉल s। अच्छा, एक चीज़ छूट रही है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या है, पहले तुम जैसे कैपिटल M करके मैंने लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हर डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हम आपको सिखाते हैं, बट आप पहले नोट कर लीजिए। फिर टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैपिटल T, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर है टेम्परेचर, तो इसको बच्चों कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है केल्विन और उसको हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है थीटा। ध्यान रखिएगा थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है ना कि एंगल। थीटा क्या है? टेम्परेचर है ना कि एंगल। फिर इसके बाद टेम्परेचर हो गया, फिर होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इसका यूनिट होता है बच्चों एम्पियर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन भी कैपिटल ए ही होता है। फिर एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर एक हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका यूनिट बच्चों होता है मोल। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, और इसका सिंबल भी मोल ही होता है, MOL लिख सकते हैं, और इसका डायमेंशन भी मोल ही होता है। ठीक है, डायमेंशन भी क्या हो गया? मोल हो गया। फिर इसके बाद जो है आखिरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आखिरी जो है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको बच्चों हम लोग IV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, I नहीं IV। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज कैंडिला। कैंडिला। और जो सिंबल है दैट इज CD। और इसका जो डायमेंशन है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज J, है ना, दैट इज J। कई जगह आप देखेंगे कि इंटरनेट पे भी कई जगह देखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन भी MLT इस फॉर्म में लिखा रहता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी और पे निर्भर नहीं कर रही है। जो किसी और पे निर्भर नहीं कर रही है, इससे कुछ डेराइव हो सकता है, ये किसी से डेराइव नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या है? तो पहले तो अच्छा ये सब साथ में एक बार फिर से समझ लीजिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप चाहें अगर इसको याद रखना चाहें तो आप, वैसे तो कुछ विशेष है नहीं, 7 ही चीज़ें हैं, बट जब हम पढ़ते थे तो उसको इस तरह से याद मैंने रख लिया था कि इसका M याद रख लीजिए, इसका L, TEAL, तो उसको आप याद रख लीजिएगा, MLT, है ना। अब ये कोई चाहे तो ये सब ना करे, डायरेक्ट भी याद रख ले, और अगर आप MLT कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, आप एक ऑर्डर में फटाफट लिखते चले जाएंगे। तो ये हो गया साहब हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबके सामने यूनिट लिखें। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट का नहीं होता अगर वो फंडामेंटल है। और यूनिट का सिंबल, अच्छा सिंबल में भी एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा क्या है? देखो, सिंबल में एक सिंबल केल्विन का और एक सिंबल ये जो एम्पियर है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है, और बाकी सबके रिप्रेजेंटेशन स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखे हुए हैं। अच्छा, यूनिट को जब हम फुल स्पेलिंग में लिख रहे हैं तो सब में स्मॉल ही है। तो जब हम यूनिट्स में भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो यूनिट्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल ये होता है कि जब भी किसी यूनिट की फुल स्पेलिंग लिखी जाए तो यू विल नॉट यूज़ एनी कैपिटल केस अल्फ़ाबेट। और अगर आपको यूनिट का सिंबल लिखना है तो ऐसे यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं, साइंटिस्ट जैसे केल्विन वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, सिमिलरली एम्पियर वॉज अ साइंटिस्ट, तो ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम पर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो कैपिटल केस में होता है। अब सेकंड कोई साइंटिस्ट नहीं थे तो स्मॉल एस है। तो दो बातें हैं, यूनिट को फुल स्पेलिंग्स में लिखोगे तो सारे अल्फ़ाबेट से स्मॉल, और अगर यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ऐसे यूनिट्स विच आर आफ्टर नेम ऑफ सम साइंटिस्ट, उनका इनिशियल जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि डायमेंशनल फार्मूला, तो अभी डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं। पहले एक काम करो कि यूनिट के 2 रूल हैं वो लिख लो बच्चों, लिख लो।
तो पहला रूल ये याद रखना है कि यूनिट ऑफ अ बेस क्वांटिटी तो उसमें दो बातें। पहली, फुल स्पेलिंग अगर बात कर रहे हैं तो सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल केस यूज करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल केस यूज करेंगे। और अगर फुल स्पेलिंग की जगह केवल इनिशियल अल्फ़ाबेट या रिप्रेजेंटेशन की बात करें या सिंबल की बात करें, सिंबल ऑफ यूनिट की बात करें, तो आपको क्या करना है कि यहां भी दो ऑप्शन है, यूनिट आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट, यूनिट आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, और एक ऐसे भी यूनिट होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट के नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो ऐसे यूनिट आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा ऑफ सिंबल वो पॉज कैपिटल केस होगा। और अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है यूनिट, यूनिट्स नॉट आफ्टर नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो उसमें क्या होगा, सिंबल में भी ओनली स्मॉल केस अल्फ़ाबेट ही यूज करेंगे। चलिए, तो ये हमारा बेसिक मामला हो गया कि बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती, तो इसकी बात समझ लिए। फिर सबके सिंबल क्या है, सिंबल का सबका यूनिट क्या है, यूनिट का सिंबल क्या है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अच्छा, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा अभी अटक रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूले को भी ज़रा एक बार सीख लेते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, लुक एट डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूले को ज़रा समझ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर ये वाला क्लोज करेंगे। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं स्पीड, तो स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब जैसे बात हुई कि स्पीड को आप सर डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो अगर स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई पूछे, या ऐसे कह लें कि डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एल से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, टी से। सॉरी, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल और टाइम का हो गया टी। तो अगर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछे आपसे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पहले मैं एक एग्जांपल इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मतलब क्या है एक्चुअल डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो एल ऊपर है और टी नीचे ऊपर जाएगा तो -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दरअसल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ पे किस तरह से डिपेंडेंट है। बेस क्वांटिटी जैसे स्पीड दो बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हो गया L × T⁻⁻1,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का, उसमें L और T-1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बटे टाइम हो गया ये। तो जो दो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड का मतलब। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी बेस क्वांटिटी पे किस तरह से निर्भर है, बेस क्वांटिटीज m है, l है, t है ना, या बाकी जो ओवरऑल 7 है, उन पर किस तरह से डिपेंडेंट है, वो जानने के लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानना जरूरी है। वो जानने के लिए बच्चों क्या ज़रूरी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। अच्छा, अब क्या है कि जो बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है, जैसे लेंथ का L है, टाइम का T है, वो तो किसी से डराइव नहीं होते हैं, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। लेंथ का L, टाइम का T है ना, केल्विन का थीटा, मास का m, और हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूले को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इनक्लोज करके लिखते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, तो एक बार लिख लीजिए इसको। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स इट्स अ डिपेंडेंस, इट्स डिपेंडेंस अपॉन बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, अपॉन बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हमें हमेशा ये भी ध्यान रखनी है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो फिक्स्ड है ना, और उसको हमको याद करना पड़ता है, टू बी रिमेंबर्ड, हम उसको ध्यान रखेंगे, टू बी रिमेंबर्ड। ठीक, एक तो ये भी ध्यान रखना रहता है। तीसरी बात डायमेंशनल फॉर्मूले तुम ये ध्यान रखोगे कि उसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, of any physical quantity is enclosed within square brackets। हमेशा उसे हमें क्या करके लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये बात है डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर है। अब आप चाहें तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले और लिख लीजिए, है ना। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बेसिक लिख लीजिए। सम बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो पहले जो क्वांटिटी है वो जो बेस क्वांटिटी उन पर डिपेंडेंट कैसे है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ये पता होगा तो फिर आप वो कैसे डिपेंडेंट है ये भी सीख पाएंगे। तो सम बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो बच्चों नोट करें फटाफट। देखो कौन कौन से हैं।
लिख लीजिए, कुछ थोड़े थोड़े लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, जैसे ऊपर 7 तो समझ ही गए थे बच्चों, से स्पीड का लिख लीजिए। अब स्पीड का जो वेक्टर वर्जन होता है, जो डायरेक्शन के साथ होता है, उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो ये होता क्या है, अगर स्पीड है तो हम डिस्टेंस लिखते हैं, और अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। तो जो भी है उसके हिसाब से ऊपर चेंज होगा, डिस्टेंस लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो लिखना ही है, टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तब देखो, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ये ऑब्लिक का मतलब और है नहीं, तुम सोचो डिवीज़न है, तो दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ है तो एल हो गया और टाइम का हो गया टी। तो स्पीड के लिए हो गया एल इंटू टी की पावर -1। अब देखो, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, है ना, ये सब क्या है, डिराइव्ड है। फिर दूसरा, स्पीड के बाद चलिए से वॉल्यूम लिखा जाए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर लिखनी रहती है तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 लेंथ की स्पेलिंग ही गलत हो गई यार। वॉल्यूम के लिए 3 लेंथ का क्यूब करते हैं, तो लेंथ का होता है एल, तो एल क्यूब हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो लेंथ का स्क्वायर करना पड़ेगा, लंबाई बड़े चौड़ाई या है ना जो भी, तो एल स्क्वायर हो गया। बच्चों ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कुछ मैं बताए दे रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल। फिर जैसे डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास बाई वॉल्यूम, तो मास का हो गया m और वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, तो ml-3 हो गया ये, ऐसे, ठीक है। फिर अगर पांचवा, तो पांचवा क्या हो गया, से एक्सीलरेशन देख लो। तो एक्सीलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी ऊपर लिखी जाती है और टाइम नीचे लिखा जाता है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, एल इंटू टी टू द पावर -1, और टाइम की डायमेंशन है टी, सो दिस इज एल इंटू टी टू द पावर -2, ठीक है, ऐसे। फिर एक्सेलरेशन के बाद से फोर्स का लिखा जाए, बच्चों सब नोट करते चले जाइए मेरे साथ। तो अगर फोर्स का लिखा जाए तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे इसका एक्चुअल फोर्स का एक्चुअल मीनिंग होता है, जब डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तब इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन करके आ जाता है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा बच्चों अब न्यूटन्स लॉज जब पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे। तो मास हो गया m और एक्सेलरेशन हो गया LT-2। तो यहाँ से फोर्स का हो गया MLT-2, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्स हो गया, फोर्स के बाद सातवां, फोर्स के बाद वर्क का लिख सकते हैं आप। तो वर्क क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। वैसे एक्चुअल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर F डॉट D, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है F और D का। तो उसका लॉजिक ये है कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो फोर्स का ऊपर लिखे MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया L। तो ये सारे ये एकदम बेसिक फंडामेंटल हैं, आपको इनको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ सब लिखवाए दे रहा हूँ, सो दैट यू मे रिमेंबर। आपको ये सारे याद रखने हैं, आपको इसके लिए कैलकुलेशन, अब जैसे फोर्स आया तो MLT-2 बच्चों याद होना चाहिए। अब तुम वहाँ रगड़ रहे हो घिस घिस के तो चलेगा नहीं।
सब याद होना चाहिए। ऐसे ही वर्क का ml² t-2, यू मस्ट रिमेंबर कि ये सब याद होने चाहिए। एक्सेलरेशन का LT-2, ये सब याद होने चाहिए, है ना। और 2-4 लिख लेते हैं। मोमेंटम का लिख लेते हैं। तो वो आता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया m और वेलोसिटी का हो गया LT-1, तो हो जाएगा MLT-1। ठीक है। पावर का लिख लेते हैं। पावर, तो पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का क्या है बच्चों, ml² t-2, और पावर टाइम है तो उसका भी t। तो इससे रिजल्ट आ गया ml² t-3, है ना। सब नोट कर लें पहले बच्चों, सारे नोट कर लें। तो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हमने आपको सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है, एंगुलर क्वांटिटीज़ जो हैं, उनके बारे में कुछ खास बताया नहीं है आज, तो वो नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डन।